Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटरेटिव प्रोग्राम्स, है ना। हमने आइटरेटिव प्रोग्राम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया था। आइटरेटिव मतलब लूप, वैसे प्रोग्राम जिसमें लूप्स होते हैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट किया था। तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने ये कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ टाइम्स लूप आइट्रेशन, है ना, लूप कितने बार आइट्रेट करते हैं, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स लूप आइट्रेशन हमने कैलकुलेट किया और उससे हमने कैलकुलेट किया कि कितना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट आइट्रेटिव प्रोग्राम्स, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम्स। रिकर्सिव मतलब वैसे प्रोग्राम जिसमें रिकर्सन होता है ना। तो रिकर्सन क्या होता है, हमने इसको पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से इसको समझा था, ठीक है। तो आज हमारा फोकस होगा कि रिकर्सिव प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस पे हमारा आज का लेक्चर का फोकस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम्स, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम होगा। रिकर्सिव प्रोग्राम में हमने देखा था कि इसके टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बेस केस होता है ना, बेस केस होता है और उसके बाद होता है रिकर्सिव सब प्रॉब्लम, है ना, या रिकर्सिव केस। तो रिकर्सिव केस में क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और बेस केस में हम लोग जो सबसे छोटा सब प्रॉब्लम होता है इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। तो अगर इस केस में देखो तो अगर जीरो नेचुरल नंबर का सम मुझे कैलकुलेट करना हो, है ना, फर्स्ट जीरो नेचुरल नंबर का सम, तो इट शुड बी जीरो। लेकिन अगर n जीरो से बड़ा है ना, इन दैट केस वी शुड ब्रेक इनटू फर्दर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हमेशा बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। बिग ओ नोटेशन मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कभी अगर दो अल्गोरिदम को हम लोग कंपेयर करें टू फाइंड आउट कि कौन सा अल्गोरिदम बेटर है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो हम लोग दोनों अल्गोरिदम का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करें कि वर्स्ट केस में कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है, बिग ओ नोटेशन का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो बिग ओ नोटेशन हमें रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम्स वी राइट ए रिकरेंस रिलेशन एंड देन ट्राई टू एनालाइज देम, है ना। हमने देखा था कि आइटरेटिव जो अल्गोरिथम्स होते हैं उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। अब जस्ट फाइंड करो कि नंबर ऑफ टाइम्स लूप आइट्रेशन, है ना, कितने बार लूप आइट्रेट करते हैं, उस तरीके से हम लोग डायरेक्टली आइटरेटिव प्रोग्राम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो रिकर्सिव प्रोग्राम्स होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना होता है, ठीक है। एक बार आपने रिकरेंस रिलेशन फाइंड किया, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना होता है या एनालाइज करना होता है टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है ना, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिकर्सिव इक्वेशन होता है जिसमें कि हम लोग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग इनपुट साइज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर Tn मेरा रिकरेंस रिलेशन है तो हम लोग Tn को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, Tn इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस वन प्लस n, है ना, या फिर बिग ओ ऑफ n। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो Tn है इसको हम लोग n के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक चीजें हम लोग n के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिकरेंस रिलेशन। क्यों? क्योंकि Tn जो है, Tn खुद के टर्म में है लेकिन वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हो ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो ऊपर जो हमने प्रोग्राम देखा था, है ना, हमने ये प्रोग्राम देखा था सम ऑफ फर्स्ट ये नेचुरल नंबर का। तो हम इसका सबसे फर्स्ट स्टेप करते हैं कि हम लोग इसका रिकरेंस रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि टीएन क्या है, टीएन में एक रिप्रेजेंटेशन दूं कि टीएन इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम विथ इनपुट एन फंक्शन व्हेन इनपुट साइज इज एन, है ना। तो टीएन जो है, टीएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सम जो फंक्शन है ना उसका, टीएन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सम फंक्शन का जब इनपुट का साइज एन हो, है ना, ठीक है। तो टीएन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम देखते हैं।
तो अगर आप ऊपर वाला ये 2 लाइन देखो तो इसको हम लोग बेस केस बोलते हैं, है ना, बेस केस बोलते हैं। तो ये 2 लाइन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम लगेगा। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये 2 लाइन का एग्जीक्यूशन इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो इनपुट का साइज क्या है ना। जस्ट एक सिंपल 2 लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन है, 2 इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें कांस्टेंट टाइम लगेगा और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ ऑफ 1, है ना। इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा लाइन, रिटर्न स्टेटमेंट, है ना। तो आप देखोगे कि रिटर्न स्टेटमेंट में फिर से सम फंक्शन कॉल हो रहा है ना, विद अ स्मॉलर इनपुट साइज। यहाँ पे n था तो यहाँ पे n-1 है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट का एक्सिक्यूशन टाइम वो डिपेंड करेगा इसके एक्सिक्यूशन पे, और इसका एक्सिक्यूशन टाइम क्या होगा? अगर सम ऑफ n का एक्सिक्यूशन टाइम tn होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ n-1 का एक्सिक्यूशन टाइम होगा t ऑफ n-1, ठीक है। अगर n इनपुट होगा तो सम फंक्शन का एक्सिक्यूशन टाइम tn है, तो अगर n-1 इनपुट होगा तो एक्सिक्यूशन टाइम होगा t ऑफ n-1, राइट। तो अगर हम इसको देखें कि tn को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tn इज इक्वल टू o ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम प्लस ये लाइन का एक्सिक्यूशन t ऑफ n-1, है ना। तो tn इज इक्वल टू कंबाइंड सम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 प्लस t ऑफ n-1 लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि पहले ये 2 लाइन एक्सिक्यूट होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, है ना, t1 लगेगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, t2 लगेगा। तो जो टोटल टाइम अगर t है तो t नहीं लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं tn इज इक्वल टू बिग ऑफ 1 प्लस t ऑफ n-1, ठीक है। और अगर n का साइज 0 होगा, है ना, अगर इनपुट का साइज 0 होगा तो उस केस में देखोगे कि इफ कंडीशन पास हो जाएगा, इफ कंडीशन एक्सिक्यूट हो जाएगा, तो एक्सिक्यूशन इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट तक जाएगा ही नहीं, तो यहीं पे एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब n 0 होगा तो आप कह सकते हो कि जो टोटल टाइम लगेगा एक्सिक्यूशन होने का वो बिग O ऑफ n टाइम लगने वाला है ना। तो हमने वही लिखा है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, जब n का साइज जब 0 होगा ना तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, नहीं तो इन जनरल इक्वेशन ये होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, tn इज इक्वल टू t ऑफ n-1 प्लस बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिकरेंस इक्वेशन, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमने रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, अब हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, और अगर हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर पाते हैं तो फिर हमें मिल जाएगा tn मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ tn, क्या मिल जाएगा? इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ n, है ना, n के फंक्शन में मिल जाएगा हमें, है ना। तो हम ये चाहते हैं, इन शॉर्ट ये चाहते हैं कि tn जो हमें मिले वो इंडिपेंडेंट हो स्मॉलर सब प्रॉब्लम t ऑफ n-1 का, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाना चाहते हैं, इसके जगह पे कुछ और अगर आ जाता है n स्क्वायर n क्यूब, है ना, n लॉग n, दैट इज फाइन, लेकिन हम लोग ये t वाला पार्ट हटाना चाहते हैं। तो इसको कैसे हटाएंगे ये देखा जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, है ना। सबसे पहला होता है बैक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है रिकर्सन ट्री, और तीसरा होता है मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। कौन सा बेटर होता है? तीनों बेटर होता है, बेस्ड अपॉन क्या यूज केस है, क्या सिचुएशन है, अलग अलग एल्गोरिथम्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इस कोर्स में जब आगे जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे, अलग अलग एल्गोरिथम्स देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कभी हम लोग इसका यूज करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन का, कभी रिकर्सन ट्री का यूज करते हैं, कभी मास्टर्स थ्योरम का यूज करते हैं, और कभी हम लोग फोर्थ अप्रोच फॉलो करते हैं जो कि होता है इंट्यूशन, है ना। जब हम लोग बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखेंगे ना, बहुत सारे जब हम लोग एल्गोरिथम्स देखेंगे तो हमारा इंट्यूशन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग कोड को देख के ही हम लोग कह सकते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। कैसे? हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कोड है ना, जो हमारा रिकर्सन प्रोग्राम है, उसमें प्रॉब्लम कैसे स्प्लिट होता है, प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइडेड होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके होते हैं, है ना, 4 तरीके होते हैं किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स देख लेंगे तो फिर हम लोग सीधे फोर्थ वाला इंट्यूशन वाला अपना अप्रोच फॉलो करेंगे, है ना। ये 3 का यूज हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये वाला जो रिकरेंस रिलेशन है ना, जो हमने ऊपर देखा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे इस सारे डेरिवेशन में। अगर बिग O ऑफ 1 है ना तो उसको हम लोग लिख देंगे c,
बिग ओ ऑफ वन मतलब क्या, कांस्टेंट टाइम। तो उसको अगर हम लोग बिग ओ हटाते हैं तो हम लोग सी लिख सकते हैं कांस्टेंट टाइम, या फिर सी को हम लोग बिग ओ ऑफ वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अपने कोड में हम लोग अपनी डेरिवेशन में ये रेगुलर यूज करेंगे, तो आप इस पॉइंट का आप नोट करना, ठीक है। तो आप ही देखोगे कि यहाँ पे टी एन जो है, यहाँ पे जो टी एन है वो टी ऑफ एन के टर्म में है ना। यहाँ पे टी ऑफ एन के टर्म में है, तो क्या हम टी ऑफ एन माइनस वन निकाल सकते हैं। टी ऑफ माइनस एन माइनस वन क्या होगा, तो टी ऑफ एन माइनस वन होगा, एन की जगह पे एन माइनस वन पुट कर दो, तो टी ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस टू प्लस सी, है ना। अगर एन के जगह पे इस रिकरेंस रिलेशन में एन के जगह पे, अगर एन की जगह पे एन माइनस वन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। ये रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एन की जगह पे एन माइनस टू पुट कर देते हो तो आपको टी ऑफ एन माइनस टू का रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर के कुछ रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा जो मेन रिकरेंस रिलेशन है ना, उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। हमारा गोल ये है कि टी ऑफ एन माइनस वन को हटाना, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में और इसको ब्रेक करते जाएंगे, और तब तक ब्रेक करते जाएंगे जब तक कि टी ऑफ एन माइनस वन टी ऑफ जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि मुझे टी ऑफ जीरो का वैल्यू पता है। टी ऑफ जीरो क्या है, ऑर्डर ऑफ वन है ना। टी ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ वन है, इसीलिए हम लोग इसको टी ऑफ एन माइनस वन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे जब तक कि ये टी ऑफ जीरो ना हो जाए, है ना। तो अगर आप ये इक्वेशन देखते हो ओरिजिनल रिकरेंस रिलेशन, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बिग ओ ऑफ वन को मतलब ऑर्डर ऑफ वन जो कांस्टेंट टाइम है उसको हम लोग सी से लिख दिया है, ठीक है, टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, टी ऑफ एन माइनस वन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इससे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एन माइनस टू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, सी ऑफ टी ऑफ एन माइनस वन है, यहाँ पे क्या है, टू सी प्लस टी ऑफ एन माइनस टू है ना। यहाँ पे क्या है, थ्री सी प्लस टी ऑफ एन माइनस थ्री है, यहाँ पे फोर सी ऑफ टी ऑफ एन माइनस फोर है। तो अब देख लो एक पैटर्न मुझे मिल रहा है ना, एक पैटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं के सी प्लस टी ऑफ एन माइनस के। अगर आप इस पैटर्न को एनालाइज करोगे ऊपर वाले तीन चार पैटर्न को, तो आप देखोगे कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि के सी प्लस टी ऑफ एन माइनस के, यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना एन माइनस, वही यहाँ पे आ जाएगा सी के आगे, ठीक है। तो अब मेरा गोल क्या है, ये एक जेनरिक मेरे को पैटर्न मिल गया, ठीक है। अब ये मेरे को एक जेनरिक पैटर्न मिल गया। मेरा गोल ये है कि मैं टी ऑफ एन माइनस के को टी ऑफ जीरो में सिंप्लीफाई कर दूं, है ना। तो टी ऑफ एन माइनस के को टी ऑफ जीरो में सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एन माइनस के को जीरो के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं एन माइनस के को जीरो के इक्विवेलेंट करूंगा तो के हो जाएगा हमारा एन, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस के को टी ऑफ जीरो से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो हमारा के क्या हो जाएगा, के हमने देखा कि के यहाँ पे एन के इक्वल हो जाता है, तो के को भी हमने रिप्लेस कर दिया एन से। तो टी एन हमारा क्या हो गया आखिरकार, एन सी प्लस टी ऑफ जीरो। और टी जीरो क्या था, टी जीरो हमारा ऑर्डर ऑफ वन था, और ऑर्डर ऑफ वन को हमने सी लिख सकते हैं, ये हमने देखा, राइट। तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हो, है ना, ये क्या, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, राइट, फंक्शन है एन इंटू सी प्लस सी। और हमने ये देखा था बिग ओ नोटेशन वाले लेक्चर में कि अगर मुझे किसी फंक्शन का बिग ओ लिखना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे जो मेजर टर्म होता है उसको पिक करते हैं और दूसरे वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो एन का जो कॉफिशिएंट होता है ना, उसको भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सी एक कॉफिशिएंट है एन का, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिर्फ एन, और यही एन हो जाता है हमारा बिग ओ ऑफ एन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन का बिग ओ फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से एन सी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ एन, तो हमारा टी एन जो हो जाता है वो हो जाता है बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करके हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अप्रोच वन देखा, रिकर्सन यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड यूजिंग रिकर्सन ट्री, ठीक है। तो रिकर्सन ट्री से हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ट्री
ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्री ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, Tn जो है, Tn को हमने क्या किया, यहाँ पे देखोगे तो Tn को t-1 के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, Tn को t-1 के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस कर दूं तो Tn t-2 के टर्म में हो जाएगा, है ना, Tn-1 t-2 के टर्म में हो जाएगा, t-2 t-3 के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट अभी इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं Tn और t ऑफ n-1 मैं सारे प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स में मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो Tn t-1 से रिलेटेड है ना, मतलब अगर मुझे Tn सॉल्व करना है मुझे t ऑफ n-1 सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इनपुट का साइज n हो वो डिपेंड करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इनपुट का साइज n-1 हो, और वो डिपेंड करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इनपुट का साइज n-2 होगा। इसी तरीके से वो नीचे जाता जाएगा और वो फाइनली डिपेंड करेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इनपुट का साइज 0 हो, है ना, ये हमारा बेस केस हो जाता है, ठीक है। तो उस पर तो डिपेंड करेगा, ठीक है। Tn का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करेगा, सेम सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे जब इनपुट का साइज n-1 हो प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉल्व सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर प्लस सम कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि टोटली हमें कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो Tn जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा, उसके अलावा t ऑफ n-1 का टाइम लगने वाला है, t ऑफ n-1 का टाइम लगेगा वो c कांस्टेंट टाइम लगेगा उसमें भी, प्लस n-2 का टाइम लगेगा, n-2 का टाइम में भी कुछ कांस्टेंट लगेगा, और फिर t ऑफ n-1 टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे, है ना, तो छोटे छोटे कांस्टेंट जो है ना वो ऐड अप होते जाएंगे, ठीक है। और फाइनली हमें कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा कि ट्री का हाइट क्या है ना, ट्री का हाइट क्या है, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम कितनी बार ऐड होगा, है ना। तो अगर मुझे हाइट फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि Tn हाइट 1 पे n का वैल्यू क्या है, इनपुट का साइज n है, हाइट 2 पे इनपुट का साइज n-1 है, हाइट 3 पे इनपुट का साइज n-2 है ना, हाइट 4 पे इनपुट का साइज n-3 है ना। उसी तरीके से हाइट h पे इनपुट का साइज 1 है ना। तो अगर 1 पे n है, 2 पे n-1 है, 3 पे n-2 है, उसी तरीके से h पे 1 है, तो आप 1 से लेकर के n तक देखोगे टोटल हाइट कितना होगा, n होगा, मतलब h इज इक्वल टू n होगा हाइट हमारा, ठीक है। क्योंकि एवरी टाइम इनपुट का साइज 1 से कम हो रहा है ना, 1 से कम हो रहा है, तो टोटल हाइट जो होगा ना जहां पे कांस्टेंट वर्क हो रहा है तो दैट विल बी n, और n इंटू सी हो जाएगा nc, ठीक है। तो अगर मुझे nc टाइम लग रहा है और इसको मुझे बिग ओ के टर्म में लिखना है तो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू बिग ओ ऑफ n, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा इस प्रॉब्लम के लिए हमने बैक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व किया, इसको रिकर्सन ट्री से सॉल्व किया, ठीक है। तीसरा अप्रोच हम लोग देते हैं मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग जब मास्टर्स थ्योरम देखेंगे टॉपिक, है ना, तो हमें ये समझ में आएगा कि मास्टर्स थ्योरम इस सब प्रॉब्लम पे नहीं लग सकता है, इस रिकरेंस रिलेशन पे हम लोग मास्टर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। मास्टर्स थ्योरम लगाने के लिए हमारे जो रिकरेंस रिलेशन होगा उसका कुछ स्पेशल पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। जब वो उस पैटर्न को सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग मास्टर्स थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है रिकरेंस रिलेशन का, इस पर हम लोग मास्टर्स थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। और फोर्थ होता है इंट्यूशन। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग प्रोग्राम को देखते के साथ ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से प्रोग्राम में प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है उसके हिसाब से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ओ ऑफ n, है ना। हमें इसको ट्री बना करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और दूसरा, हमें बैक सब्स्टिट्यूशन या मास्टर थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इतने बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हमें इंट्यूटिव हो जाएगा कि इस तरीके का जो सब प्रॉब्लम में ब्रेक होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारा बिग ओ ऑफ n, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा मास्टर्स थ्योरम को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है मास्टर्स थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप किसी रिकरेंस रिलेशन पे मास्टर्स थ्योरम लगाना चाहते हैं तो रिकरेंस रिलेशन का स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, Tn इज इक्वल टू ए ऑफ टी ऑफ n बाई बी प्लस Fn, जहाँ पे Fn इस फॉर्म में हो, इट इज थीटा ऑफ n टू द पावर k log टू द पावर p, है ना, log n टू द पावर p। तो ये हमारा फॉर्म होना चाहिए अगर हम लोग मास्टर्स थ्योरम लगाना चाहते हैं किसी रिकरेंस रिलेशन में। तो हमने ऊपर जो अभी देखा एग्जांपल, है ना, इस एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे जो Tn है वो t ऑफ n-1 के टर्म्स में है ना।
लेकिन इट शुड नॉट बी n माइनस समथिंग, इट शुड बी n डिवाइडेड बाई समथिंग, ठीक है। तो तभी हम लोग मास्टर थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ रिकरेंस रिलेशन, अगर हम लोग मास्टर थ्योरम लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। जहां पे ए, बी, के और पी है ना, ये चार पैरामीटर्स को वेरी करके ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये जो पैटर्न देख रहे हो, इस पैटर्न से हम लोग मिलियंस ऑफ रिकरेंस रिलेशन को हैंडल कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ रिकरेंस रिलेशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ए, बी, के और पी को चेंज करके, ठीक है। जहां पे ए होता है ग्रेटर इक्वल टू 1, बी शुड बी ग्रेटर देन 1, के शुड बी नॉन जीरो एंड पी शुड बी रियल नंबर, ठीक है। इसके पीछे क्या इंट्यूशन होता है वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके पीछे इंट्यूशन होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब हम लोग मास्टर थ्योरम लगाते हैं ना, तो ये जो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या रिकरेंस रिलेशन का जो सोल्यूशन देता है, इट इज इन थीटा के टर्म में देता है, ठीक है। थीटा इज टाइटर अपर बाउंड, ठीक है। अभी तक हमने जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया, हम लोग मोस्टली बिग ओ के टर्म में करते थे, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। इसको मैं अभी डिटेल नहीं जाऊंगा। बिग ओ के टर्म में हम लोग करते थे। बिग ओ क्या होता था? बिग होता था अपर बाउंड, है ना, अपर बाउंड या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये जो थीटा होता है ना, वो होता है टाइटर अपर बाउंड, ठीक है, टाइटर अपर बाउंड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थीटा जो है वो एक टाइटर अपर बाउंड होता है, तो वो भी तो एक अपर बाउंड होता है। इसीलिए मास्टर्स थ्योरम जो भी मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है ना, अगर मास्टर्स थ्योरम मुझे ये कहता है कि आपका जो रिकरेंस रिलेशन है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, तो दैट इज ऑल्सो बिग O ऑफ n log n, क्योंकि इवन टाइटर अपर बाउंड इज ए अपर बाउंड, ठीक है। इसको आप सोचोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि क्यों टाइटर अपर बाउंड भी एक अपर बाउंड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई रिकरेंस रिलेशन मेरे पास होगा, है ना, तो उस रिकरेंस रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इससे मैप करेंगे, ठीक है। हमारा जो रिकरेंस रिलेशन होगा जिसका हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, उसको हम लोग मैप करेंगे द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मास्टर्स थ्योरम। और हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए क्या है, बी क्या है, के क्या है, पी क्या है, ठीक है। ये चार पैरामीटर्स हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन मैपिंग आवर रिकरेंस रिलेशन विद दिस जनरल फॉर्म ऑफ रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो एक बार हमें ए, बी, के और पी मिल जाता है, तो बेस्ड अपॉन की क्या वैल्यू है ना, हम लोग अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए, बी, के और पी का वैल्यू आने के बाद अगर ए ग्रेटर देन बी टू द पावर के होता है, तो वो हमारा केस 1 में लाई करता है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है थीटा ऑफ n टू द पावर log a टू द बेस b, ठीक है। अगर a इक्वल होता है b टू द पावर k, तो हम लोग केस 2 में लाई करते हैं और फर्दर इसके 3 सब केस होते हैं, वो डिपेंड करता है p का वैल्यू क्या है, ठीक है। बेस्ड अपॉन p का वैल्यू अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उस रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। और थर्ड केस होता है अगर a लेस देन b टू द पावर k है, ठीक है। इस केस में भी 2 सब केस होते हैं, अगर p ग्रेटर इक्वल टू 0 है और p लेस देन 0 है, ठीक है। तो आई नो मास्टर्स थ्योरम थोड़ा ट्रिकी है समझना, है ना, कि क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे मास्टर्स थ्योरम की हेल्प से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर रहा हूँ। हाँ, एक बार मैं थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर लूँगा, इससे आपका फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा तो DSA, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लीड कोड एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। अभी मैं थ्योरेटिकल जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल से ही आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा, ठीक है। अभी हम लोग ये सारी चीजें जो देख रहे हैं दैट इज जस्ट अबाउट जजिंग कि मेरे पास अगर 2 एल्गोरिथम्स है तो कौन सा एल्गोरिथम आई शुड पिक, कौन सा एल्गोरिथम बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्टोरी देख रहे हैं ना, इट इज जस्ट अबाउट डिसाइडिंग विच एल्गोरिथम इज बेटर आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये फाइंड करना कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है किसी दूसरे एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हम लोग अब देखने वाले एक प्रॉब्लम जो कि है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो बहुत तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं लाइक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, है ना, हीप सॉर्ट।
लेकिन आउट ऑफ ऑल दिस एल्गोरिदम्स देर इज वन इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम जो कि होता है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिदम होता है वो बेस्ड अपन होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ठीक है, उस पर बेस्ड होता है और इसको हम लोग रिकर्सन से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि एक मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है और ये उसका कोड होता है, ठीक है। और मुझे इस कोड का, इस प्रोग्राम का मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का लॉजिक हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी हम लोग ये जो कोड है मर्ज सॉर्ट का रिकर्सिव कोड, उसका हम लोग सिर्फ अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना है ना। रिकरेंस रिलेशन हम लोग टीएन फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम, है ना, ये हमने देखा था। तो अगर आप ये कोड देखोगे तो मर्ज सॉर्ट अगर मैं कॉल करता हूं, है ना, फॉर ए एरे या लिस्ट ऑफ साइज एन, ठीक है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं अज्यूम करता हूं वो टीएन होता है इनिशियली, ठीक है। तो टीएन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट प्रोग्राम विथ इनपुट साइज लेंथ एन, है ना। तो देखते हैं कि टीएन को हम लोग कैसे छोटे सब प्रॉब्लम में इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टीएन हुआ। तो अगर आप ये देखोगे इफ कंडीशन, है ना, तो इफ कंडीशन ये इट विल टेक कांस्टेंट टाइम, है ना, ये कांस्टेंट टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे एन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई भी ऑपरेशन एन पे डिपेंडेंट नहीं है तो इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम कैन बी 1 मिलीसेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है। जस्ट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज एन। अब आते हैं ये स्टेटमेंट मिड। तो आप देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी इंडिपेंडेंट होता है इनपुट साइज का। तो उस तरह से आप देखोगे कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस स्टेटमेंट का, दैट विल ऑल्सो भी कांस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इफ का कांस्टेंट टाइम, ये मिड का कांस्टेंट टाइम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग फिर से मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं विथ स्मॉलर एन साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर मेरे पास एन लेंथ का एरे है ना, तो n/2 और n/2 का 2 एरे क्रिएट करता है और हर एक सब एरे पे मर्ज सॉर्ट कॉल करता है। फिर से मर्ज सॉर्ट फंक्शन ये कॉल करता है 2 बार n/2 एरे पे, ठीक है। तो अगर n लेंथ का एरे पे मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी tn होगा तो n/2 लेंथ पे क्या होगा, t ऑफ n/2 होगा, इंट्यूटिव, राइट। उसी तरह से किसी दूसरे वाले मर्ज सॉर्ट पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n/2, है ना। और एक बार हम लोग n/2 लेंथ का सब एरे, जो हमारे पास 2 सब एरे होता है n/2 लेंथ का, अगर हम उसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं, है ना, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं। मर्ज फंक्शन होता है या इसको बोल सकते हैं मर्ज प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या करता है, 2 सॉर्टेड एरे S1 सॉर्टेड एरे और S2 सॉर्टेड एरे, ये दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज करके एक सिंगल एरे बनाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मर्ज फंक्शन। तो अभी के लिए आप इतना अज्यूम कर लो कि ये जो मर्ज फंक्शन होता है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n। मतलब 2 सॉर्टेड एरे, 2 सॉर्टेड सब एरे, है ना, 2 सॉर्टेड सब एरे ईच ऑफ साइज n/2, इसको मर्ज करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n, है ना, ऑर्डर ऑफ n होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो tn को हम लोग लिख सकते हैं t ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम्स c, है ना, c प्लस c, 2 टाइम्स c, है ना, और 2 टाइम्स t ऑफ n/2, 2 टाइम्स t ऑफ n/2 प्लस बिग O ऑफ n लिख सकते हैं, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ 1 को हम लोग c लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 को c लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू c। तो हमने इसको n इंटू c लिख दिया, ठीक है। तो n इंटू c प्लस 2 इंटू c, है ना। तो अब देखोगे कि अगर ये एक इक्वेशन होता है और इसका बिग O मुझे कैलकुलेट करना होता है, तो सबसे हायर ऑर्डर वाला टर्म को लेते हैं, NC को लेंगे और छोटे वाले टर्म को इग्नोर कर देंगे। और इवन NC में भी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 2 कंबाइंड टर्म होता है ना, उसका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो tn होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स t ऑफ n/2 प्लस बिग O ऑफ n, है ना। और अगर n का साइज 0 होगा, है ना, मान लो कि अगर n का साइज 1 है या उससे छोटा है, 0 है ना, अगर मुझे एक एरे को सॉर्ट करना है जिसका साइज 1 हो या 0 हो, तो उसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इट विल बी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इफ कंडीशन में आकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि t ऑफ 0 विल बी ऑर्डर ऑफ 1, है ना, कह सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा रिकरेंस रिलेशन। एक बार हमें रिकरेंस रिलेशन मिल गया, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। और किसी रिकरेंस रिलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड में अगर कोई भी टी का फंक्शन है ना, उसको हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं। और इसको इलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, और इसको क्या करेंगे, टी ऑफ जीरो के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन। तो इस तरीके से हम लोग सबस्टिट्यूशन मेथड से इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या हम लोग मास्टर्स थ्योरम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे कि मास्टर्स थ्योरम का जो जनरल इक्वेशन था वो क्या था। तो ये था हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मास्टर्स थ्योरम कि वो होगा टी एन इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ एन बाई बी प्लस थीटा ऑफ एन टू द पावर के एंड लॉग एन का पावर पी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिकरेंस रिलेशन ये है ना, और ये है जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 और 2 को कंपेयर करके हम लोग ए बी के और पी फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये जब फाइंड कर लेंगे उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो इक्वेशन होगा वो किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, कौन सा केस होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ए बी के और पी को कंपेयर करेंगे, है ना, तो आप देखोगे कि ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 2, के का वैल्यू है 1 और p का वैल्यू है n इंटू लॉग ऑफ n टू द पावर 0, है ना। तो p हो जाएगा 0, तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 2, k हो जाएगा 1, p हो जाएगा 0। ठीक है, तो हाँ, तो आप देखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल जा रहा हूँ। तो हाँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल जा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो द ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि फिर हम लोग इतना मैथमेटिकल क्यों जा रहे हैं। तो डीएसए इज नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम्स। ठीक है, डीएसए इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग कॉन्सेप्ट, है ना। क्यों करते हैं मास्टर्स थ्योरम हम लोग पढ़े, तो क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका डीएसए का कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम इज डिफरेंट थिंग, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, चीज़ों को आप समझते हो, है ना, तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, जब आप जॉब में जाओगे, गूगल माइक्रोसॉफ्ट सारी कंपनी में जाओगे, तो आप जो कोड करोगे ना, तो वो आप मेंटली अवेयर होकर करोगे कि हाँ, ये डेटा स्ट्रक्चर मुझे क्यों पिक करना है, ये क्यों पिक नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान देना कि डीएसए में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस होते हैं, दैट इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको किसी दूसरे सोर्सेज में आपको नहीं मिलेंगे, इतने डिटेल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए विथ हाई मोटिवेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो हमने ए बी के और पी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन से केस में लाई करता है। ठीक है, हमारे पास हमने देखा था कि मास्टर्स थ्योरम में हमारे पास मेनली 3 केस थे, केस 1, केस 2 और केस 3। तो हम लोग क्या करते थे, ए और बी टू द पावर के को कंपेयर करते हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे ना ए और बी टू द पावर के को, तो आप देखोगे कि ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बी टू द पावर के, जो कि लाई करेगा केस नंबर 2 में। और केस नंबर 2 में भी हमारे पास 3 सब केस हैं, है ना, बेस्ड अपॉन कि पी का वैल्यू क्या है। तो अभी देखोगे कि हमारे पास जो पी का वैल्यू है वो 0 है, तो 0 लाई करेगा सब केस 1 में, पी ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा है 0, है ना, 0 -1 से बड़ा है, तो इस केस में लाई करेगा। तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होगा, n टू द पावर log a टू बेस p, log n का पावर p प्लस 1। जब आप इसमें a b और p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपको मिलेगा थीटा ऑफ n log n, है ना। तो आप देखोगे कि हमारा जो tn मिला दैट इज थीटा ऑफ n log n, है ना। और थीटा क्या है, थीटा एक टाइटर अपर बाउंड है, टाइटर अपर बाउंड है ना। तो टाइटर अपर बाउंड को हम लोग अपर बाउंड भी बोल सकते हैं, और जब अपर बाउंड इसको बोल सकते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बिग ओ के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं थीटा ऑफ n log n को हम लोग लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ n log n। तो इस तरीके से हम लोग tn रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए बिग ओ ऑफ n log n। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को मास्टर्स थ्योरम की हेल्प से हमने सॉल्व किया। अब इसको देखते हैं रिकर्सन ट्री मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रॉब्लम को बहुत सारे अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ।
एक रिकरेंस रिलेशन को हम लोग बहुत सारे अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बाद में हम लोग सिर्फ एक ही अप्रोच से किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, बेस्ड अपॉन कि उस केस में कौन सा बेटर अप्रोच होगा, है ना। और उसमें भी बहुत सारे टाइम पे हम लोग इंट्यूटिवली हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसी एल्गोरिदम का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिकर्सन ट्री मेथड्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि टी एन जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग टी ऑफ एन बाई टू सब प्रॉब्लम के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन द इनपुट साइज इज n दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन इनपुट साइज इज n बाई टू प्लस ऑर्डर ऑफ n टाइम, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम को, इसका मतलब एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इनपुट का साइज n होगा दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इनपुट का साइज n बाई टू होगा प्लस ऑर्डर ऑफ n टाइम, ठीक है। तो देखो ये ट्री हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो tn जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल डिपेंड अपॉन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n बाई टू, है ना। तो n बाई टू का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसका टू टाइम्स, है ना, प्लस कांस्टेंट प्लस ऑर्डर ऑफ n, है ना। उसी तरह से t ऑफ n बाई टू का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा t ऑफ n बाई फोर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टू टाइम्स, है ना, प्लस ऑर्डर ऑफ n बाई टू, है ना। तो जो यहाँ पे देखोगे कि जब हम t ऑफ n बाई टू का निकालना चाहते हैं तो n को रिप्लेस कर देंगे हम लोग n बाई टू से, ठीक है। n को रिप्लेस कर देंगे n बाई टू से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t ऑफ n बाई टू हो जाएगा टू टाइम्स t ऑफ n बाई फोर प्लस बिग O ऑफ n बाई टू, है ना। तो इनपुट का जो साइज होगा उसके ऑर्डर में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा ही, प्लस जो इनपुट का साइज है बाई टू उस इनपुट पे जो सब प्रॉब्लम होगा उसके टाइम पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टी ऑफ n बाई टू का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगा टी ऑफ n बाई फोर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग tn को सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ n बाई टू सॉल्व करना पड़ेगा और टी ऑफ n बाई टू सॉल्व करेंगे टी ऑफ n बाई फोर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्री बनाएंगे, ठीक है, ट्री बनाएंगे और हर एक टर्म के लिए, हर एक tn के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग, हमने क्या किया, ग्रीन से हमने वहां पे ऐड कर दिया है। टी ऑफ n बाई टू में क्या टाइम लगने वाला है, बिग ऑफ n बाई टू लगने वाला है अदर देन इसका टाइम, है ना। उसी तरीके से टी ऑफ n बाई फोर में क्या टाइम लगने वाला है, बिग O ऑफ n बाई फोर लगने वाला है प्लस टी ऑफ n बाई एट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटू टू, है ना। तो हम लोग इस तरह से ट्री बनाते हैं, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये फाइंड करते हैं कि हर एक लेवल पे, है ना, हर एक लेवल पे कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, हर एक लेवल पे कितना टाइम लगने वाला है। तो आप देखोगे कि इस लेवल पे ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, लेवल टू पे ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, L2 पे कितना टाइम लगेगा, n बाई टू प्लस n बाई टू ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। लेवल थ्री पे कितना टाइम लगेगा, n बाई फोर प्लस n बाई फोर प्लस n बाई फोर प्लस n बाई फोर ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, कैसे, n बाई एट प्लस n बाई एट, है ना, n बाई एट इस तरीके से 8 बार ये चीज़ें होगी और ये ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन द एंड सबसे जो ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग आएंगे वहाँ भी ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लगेगा। तो अगर मैं ये फाइंड कर लेता हूँ कि ट्री का लेवल क्या है ना, ट्री का लेवल क्या है, तो हम लोग सीधे नंबर ऑफ लेवल से एक लेवल पे लगने वाला टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, तो लेवल वन पे जो n का वैल्यू है n बाई टू टू द पावर जीरो, लेवल टू पे n बाई टू टू द पावर वन, लेवल थ्री पे n बाई टू टू द पावर टू, है ना, टू, लेवल फोर पे n बाई टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर थ्री। तो हम लोग कह सकते हैं लेवल के पे होगा n बाई टू टू द पावर k माइनस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, टू है, यहाँ पे टू है, वन है, यहाँ पे वन है, तो जीरो है ना। तो लेवल वन पे इनपुट का साइज n बाई टू टू द पावर जीरो, लेवल टू पे n बाई टू टू पावर वन, लेवल थ्री पे n बाई टू टू पावर थ्री, लेवल फोर पे n बाई टू टू पावर फोर, तो लेवल के पे n बाई टू टू द पावर k, है ना। और n बाई यहाँ पे n बाई टू टू द पावर k दैट इज इक्वल टू वन, है ना, वन इक्वल टू वन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मेरे को k का वैल्यू आएगा
है ना, 2 टू द पावर के दोनों साइड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो n विल बी 2 टू द पावर k माइनस 1, है ना, और दोनों साइड जब लॉग लगा देंगे तो k विल बी 1 प्लस लॉग n, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेजर टर्म लॉग n है, तो हम लोग 1 को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो जो ना हाइट होगा, ट्री का जो हाइट होगा वो लॉग n प्लस 1 है, लेकिन बिग ओ के टर्म हम लोग कर सकते हैं दैट इज लॉग n, है ना। तो जब ये लॉग n होगा, जब ये बिग ऑफ लॉग n होगा और इसको जब बिग ऑफ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू बिग ऑफ n लॉग n, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऊपर वाले प्रोग्राम का या मर्ज सॉर्ट का, दैट इज n लॉग n, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने ये बार बार देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है तो आप बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट एल्गोरिदम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग देखेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटरेटिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये सारे टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और बहुत ही डीप में जाकर इसको डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।